नहीं पीछे पूछ रहा हूँ। आवाज क्लियर है? चलो भी चेंज कर दो। हाँ एक छोड़ जाओ, बाकी चेंज कर दो। चलो क्या हाल चाल? तो क्या स्टार्ट करें? सर्वेइंग तुम्हें पहले बता दिया गया क्या? अच्छा सर्वेइंग पढ़ोगे। सर्वेइंग होता क्या है? सर्वे करना। क्या सर्वे करना? कौन सी गली कौन सा घर है, सर्वे करना है ना। कितनी जल्दी समझ गए, बड़े समझदार हो। चलो तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग की बात करते हैं तो सबसे पहले सर्वेइंग में समझना जरूरी है कि सर्वेइंग पढ़ना क्यों है, सर्वेइंग जरूरी क्यों है। ठीक है, और सर्वेइंग में पढ़ना क्या है। एक्चुअली जब सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में बहुत कुछ चीजें मिलती हैं। एक व्यक्ति से मिले उसके बहुत गुण हो सकते हैं, बहुत दोष हो सकते हैं। तो हमें पहले समझना है हमें किन जगह पे ज्यादा फोकस करना है और किन जगह पे कम फोकस करना है। तो सर्वेइंग की अगर हम बात करें, किसी भी जेई लेवल एग्जाम की मैं बात करूंगा, ऑन एन एवरेज 10%, ऑन एन एवरेज 10% की बात कर रहा हूं। 10% मतलब 100 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कहां से? सर्वेइंग से। और आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है, सर्वेइंग तो ठीक है, एडवांस सर्वेइंग से 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेता है कितने सैटेलाइट हैं भैया, या पूछ लेता है कि कौन सी चीजें यहां पर, या फोटोग्रामेट्री में स्केल कितना रखोगे, या कुछ ऐसी कुछ चीजें पूछ लेता है। तो सर्वेइंग में अगर मैं बात करता हूं यहां पर व्यापम सब इंजीनियर की बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा करके देखें तो 10 to 12 मार्क्स मैं यहां पर अलॉट करता हूं। आइएगा 10 to 12 मार्क्स। और यदि मैं बात करता हूं यहां पर एसएससी में भी देख लो, अगर मोर और लेस सिलेबस सेम है, ठीक है, बता रहा हूं बस, ये तुम्हारे जो लोग होंगे कुछ एसएससी भी टारगेट कर सकते हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मार्क्स फिक्स हैं, पत्थर की लकीर कहे जाते हैं लगभग। ये पिछले 5 से 7 पेपर, भाई साहब आज तो जल्दी आ जाते, देखो कितना खुश हो रहा है तब भी। आज भी बस नहीं मिली, पास नहीं बन पाया तुम्हारा अभी तक। 5 मिनट, बहुत बढ़िया। इधर देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई, पहले पूछो, बताना नहीं कोई लेकिन। चलो हाँ, तो अगर हम सर्वेइंग की बात करें एसएससी में 10 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का यहां पर पूछा जाएगा। तो देखो मैंने बोला था ऑन एन एवरेज 10% वेटेज, तो लगभग वही आ रहा है या नहीं। अब हम बात करें कि सर वो तो आ रहा है, लेकिन इस सर्वेइंग में लिखना था क्या? लिख लो, ये मोटिवेशन होते हैं, ये लिखा करो, ये मोटिवेशन होते हैं। रियल में मोटिवेशन यही होता है कि एक छोटा सा सब्जेक्ट तुम सोम पढ़ोगे सर 100 घंटे 90 घंटे, सर आरसीसी पढ़ रहा है 80 घंटे 90 घंटे, सर स्टील पढ़ रहे हैं वो तो समझ में ही नहीं आ रहा। फिर देखते हैं सर सर्वे, सर 50 घंटे और 10 नंबर, स्टील में तो 8 नंबर का पता था 90 रुपए। तो देख लो इफेक्टिव है या नहीं। बात यही करनी है हमें। हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है, लेकिन हार्ड के साथ क्या करना है? स्मार्ट वर्क। ठीक है, तभी कुछ सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि तुम्हें एक चीज पता है, अगर 1 की पावर 365 कर दी कितना होगा? ये तो सब कर रहे, सभी कर रहे हैं। अगर 1 की पावर लगभग 33 गुना हो रहा है, निकाल लो कितना बड़े, इतू सा 0.01, मतलब दूसरों से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। और 365 का मतलब है 365 दिन। और अगर थोड़ा सा भी कम हुए तो देख लेना क्या होगा, वो तुम्हें भी पता चल जाएगा, 1 से कम वैल्यू आ जाएगी। ये पूरी कहानी है तुम्हारे सिलेक्शन की, कैसे क्या होना है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमें 0.01 है ये कहां से मिलेगा? पढ़ तो सभी लोग सर्वे रहे हैं, लेकिन जो वो 0.01 मिलने वाला है वो 0.01 कहां से मिलेगा, वो चीज समझना जरूरी है। उस 0.01 की बात हम करेंगे, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कशन करूंगा क्या? सिलेबस। तो सिलेबस डिस्कशन अगर हम करते हैं तो भैया सबसे पहले मिले किसी भी व्यक्ति विशेष से आपने क्या किया? इंट्रोडक्शन। तुम भी लेट आ गए, बहुत बढ़िया। क्या किया?
इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जान पहचान, मैं तेरा मेहमान, यही हुआ। और अगर जान पहचान करनी है तो जान पहचान करने में हमें ये समझना चाहिए कि पहले तो डेफिनेशन समझो कि डेफिनेशन क्या बोलती है उसकी। सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट क्यों है, और सब्जेक्ट किस लिए पढ़ना है। तो जान पहचान बनाने का मतलब ये है। दूसरा, इंट्रोडक्शन का मतलब है कि हम यहां पर ये तो पढ़ेंगे, जान पहचान तो बनाएंगे, साथ ही साथ उस व्यक्ति विशेष की प्रजाति भी देखनी है। प्रजाति मतलब उसके क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन। तो जितने भी क्लासिफिकेशन है वो सारे मैं यहां पर कवर अप करने की बात करूंगा। और इन क्लासिफिकेशन को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्या? स्केल। और आजकल स्केल से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, स्केल को 3 स्टार और क्लासिफिकेशन को 1 स्टार देके आगे बढ़ सकते हो। तो तुम्हें पता चल गया इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा कहां पर आपको तवज्जो देनी है। आ रही है बात समझ में? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सर्वे है क्या? थोड़ा सा और आगे बढ़े, समझने की कोशिश करें सर्वे है क्या। कोई मुझे बताएगा सर्वे है क्या? हाँ, स्पेसिफाई करना या फिर किसी दो पॉइंट के बीच का रिलेटेड डिस्टेंस को एस्टेब्लिश करना। ये तो आपने हाँ दे दिया है, लेकिन ये एक प्रिंसिपल दे दिया है कि ये तो कुछ है सर्वे। वॉशिंग पाउडर निरमा, एक वो आए तुम्हारे घर पे, उन्हें तुम्हें सैंपल दिए, सर ये नया निरमा का पैकेट आया है, बाजार में लॉन्च किया है। और उसके बाद 10 दिन बाद फिर आ गए तुम्हारे घर पे, अब निरमा देने नहीं आए, अब पूछने आए हैं सर कपड़े साफ हुए कि नहीं, सर पानी कितना लगा, सर ये क्या हुआ, सर आपको सेटिस्फेक्शन है या नहीं, कितना रेटिंग दोगे, ये क्या हुआ। मतलब किसी एक प्रोडक्ट के रिलेटेड डिटेल्स को कैरी करना क्या हुआ। तुमने बोला अरे यार उसका घर उस वाली गली में और उससे पीछे से तीसरे नंबर पे वो ग्रीन कलर का है, क्या दिया? सर्वे कहां दिया? अभी क्या दी? रेफरेंस, कुछ लोकेशन, एड्रेस। मैंने बोला कि यहां पे रईस मेरे सामने से 5 डिग्री एंगल पे बैठा हुआ है, सामने से 5 डिग्री एंगल। अब मेजरमेंट कैसा हुआ? एंगुलर। कैसा हुआ? मतलब अब रईस की पोजीशन 4 तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं। रईस मेरे से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब 5 मीटर कहीं भी चले जाओ तुम, यहां 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 यहां, लेकिन अगर मैंने बोल दिया मैं नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग किए खड़ा हूं और मेरे से रईस की पोजीशन 5 मीटर पे है, अब बताओ क्या एक केवल डिस्टेंस हो गई? ये क्या हुआ? सर्वे हुआ या नहीं? रईस की पोजीशन का पता लगाना क्या हुआ? मैंने बोला अब देश मेरी लोकेशन से 10 डिग्री पे 5 मीटर डिस्टेंस पे है, और 10 डिग्री क्या? क्लॉकवाइज। तो ये मैं गया 10 डिग्री घूमा, अब देश की लोकेशन आ गई या नहीं? तो अब जो रेफरेंस लिया वो कौन सा है? एक मेजरमेंट है लाइन, और एक क्या है? एंगुलर। तो यहां पर जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे होंगे तो सर्वे को तुमने क्या थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, कौन कौन से मेजरमेंट हो रहे हैं और एंगुलर। अब देखो मैं नीचे खड़ा था, मैंने बोला ऊपर क्लास चल रही है, ऊपर क्लास चल रही है। अरे ऊपर क्लास चल रही है, कितनी ऊपर क्लास चल रही है? मैंने बोला दूसरी मंजिल पे क्लास चल रही है। तो अंदाजा लगा लो करीब 22 फुट होगा, ये अंदाजा लगाओ, यानी 2 मीटर लगभग मान लो, 1.5 से 2 मीटर इतना होगा। 1.5 मीटर ऊपर क्लास चल रही है। बोले मैं आम तोड़ने के लिए चप्पल मार रहा था, चप्पल लटक गई है, कितनी ऊपर लटकी नहीं पता। तो तुम्हें पता भी नहीं रहेगा, जितनी ऊपर लटकी है उतना ऊपर डंडा भी तो लाना पड़ेगा उसे उतारने के लिए, लाना पड़ेगा या नहीं? तो क्या ये सर्वे हुआ? अब बताओ, अभी तो केवल जो लीनियर मेजरमेंट बोल रहे थे, क्या लीनियर तो हमारा जनरली हॉरिजॉन्टल हुआ या नहीं? अब लीनियर मेजरमेंट में भी तो होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक। मैं बोला मेरी पोजीशन से 10 डिग्री ऊपर चले जाओ, मेरी पोजीशन सामने 10 डिग्री ऊपर। अब बताओ ये जो एंगल मेजरमेंट हुआ ये किसमें हुआ? तो बताओ इंट्रोडक्शन से ही तुम्हें बात समझ में आ गई कि सर्वे क्या है? किसी भी व्यक्ति वस्तु विशेष की
पोजीशन का पता लगाना विथ रेफरेंस टू एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या फिक्स्ड लोकेशन। मैं यहां खड़ा हूं तब मैंने रईस की पोजीशन डिफाइन की, मैं यहां खड़ा हूं तब मैंने अवधेश की पोजीशन डिफाइन की। क्या मैं यहां वहां घूम रहा हूं और कहीं से भी इन दोनों की लोकेशन डिफाइन कर रहा हूं क्या? तो एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करना, दैट इज नोन एज, हमारी इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में ये हुआ। तो आपने जो बोला था वो सही था, मैं मान रहा हूं, लेकिन वो एक प्रिंसिपल है, वो एक क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो साथ ही साथ यहां पर एक और चीज मैं बात करने वाला हूं प्रिंसिपल की, कि प्रिंसिपल और सर्वेइंग क्या है, सिद्धांत, सर्वेक्षण के सिद्धांत। ठीक है, सर्वेइंग मतलब सर्वेक्षण और उसके सिद्धांत। यहां से रेड पेन से इसलिए लिखा गया है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, इससे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। और प्रीवियस ईयर जाने क्या फायदा मिल रहा है, पूछते जा रहे हैं। ठीक है, अब तुमने बोला कि सर मेजरमेंट करने हैं, इंट्रोडक्शन कर लिए। अब तुमने बोला कि सर्वेइंग क्या है, किसी भी चीज की, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पोजीशन का पता लगाना विथ रिस्पेक्ट टू या फिक्स्ड पॉइंट। अब कौन कौन सी पोजीशन है, उनकी कौन कौन सी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर मेजरमेंट की बात करेंगे, लीनियर मेजरमेंट की बात करेंगे। लीनियर मेजरमेंट क्यों करना है साहब? अब लीनियर मेजरमेंट में क्या बात करेंगे, लीनियर मेजरमेंट में मैं बात करूंगा तुम्हारे साथ कि चेन कितने टाइप की होती है। यहां से एक क्वेश्चन पूछते हैं, टेप कितने टाइप के होते हैं। क्या भैया अगर मैं हवा में यहां से वहां तक चेन से मेजरमेंट कर रहा हूं तो क्या पूरा फ्लैट सरफेस मिलती है हमें हमेशा? कुछ ऐसे ऐसे अंडुलेशंस मिलते हैं या नहीं, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रोड मिलते हैं या नहीं? और अगर उबड़ खाबड़ लोड मिले तो बताओ क्या वो मेजरमेंट हमारा बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे हुआ? और फ्लैट सरफेस पे नहीं हुआ तो तुमने चेन को खींचने के लिए जोर लगाया और चेन ज्यादा खिंच गई, कुछ लेंथ बढ़ गई या कुछ लेंथ कम हो सकती है। और अगर लेंथ बढ़ी या कम हुई तो मतलब क्या करना पड़ेंगे, करेक्शन अप्लाई करना पड़ेंगे। तो यहीं पर मैं आपसे बात करूंगा लीनियर मेजरमेंट में कि करेक्शन क्या क्या है और क्यों क्यों होते हैं। अब यहां पर पूछते हैं करेक्शन और एरर क्या है, तो एरर की भी बात करेंगे। तो हम बात करेंगे यहां पर बेसिकली एसेसरीज की, जो भी एसेसरीज है उन एसेसरीज की बात करेंगे, एसेसरीज लीनियर मेजरमेंट के लिए। अब तुमसे पूछा रेंजिंग करना है, सर रेंजिंग करना है तो एक हमें वो भाला दिया जाता है लाल और सफेद कलर का या काले और सफेद कलर का, और हम खेलते थे लैब में उससे, होता था ऐसा, यही होता था। तो वो क्या है, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसका बैंड क्या है, वो सारी चीजें, तो वो सारी एसेसरीज की बात करूंगा मैं। प्लम बॉब, रेंजिंग रॉड, आपका सॉरी ऑफसेट रॉड एंड चेन, टेप, यहां सारी एसेसरीज की बात करूंगा जो भी लीनियर मेजरमेंट में यूज किए जाते हैं। लीनियर यानी रेखिक मापन, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट रेखिक मापन। क्लियर है बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर आपने लीनियर मेजरमेंट की बात की, आपने चेन की बात की, लेकिन चेन की तो बात कर ली सर, लेकिन चेन के प्रिंसिपल नहीं बताया, चेन का मेथड नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया सर, अभी केवल चेन की बात की आपने। तो हम बात करेंगे, आप तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेन सर्वेइंग के बारे में। किसके बारे में? और जब चेन सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग क्या कहा जाता है। यहां पर हम बात करेंगे रेंजिंग की, कि रेंजिंग क्या है, रेंजिंग किस तरीके से करनी है, वो सारी चीजें हैं। कहां कहां पर चेन सर्वेइंग किया जा सकता है और कहां कहां पर चेन सर्वेइंग नहीं किया जा सकता है। तो मैं बात करूंगा सेकंड चैप्टर पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि यहां पर केवल प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। स्टार नहीं लगाऊंगा, अंडरलाइन करूंगा केवल। आ रही है बात समझ में? स्टार नहीं लगाऊंगा, क्या करूंगा, अंडरलाइन करूंगा। अब तुमने चेन सर्वेइंग लीनियर मेजरमेंट पढ़ लिया, तुम बोलोगे टेप सर्वेइंग नाम सुना है क्या? नहीं सुना? टेप सर्वेइंग तो टेप हम पूरा ऊपर ही कवर अप कर लेंगे, लीनियर में ही कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अब सर अब क्या बचा? सर अब एक काम करते हैं ना, आपने अभी बात की है कि ये लीनियर मेजरमेंट, तो आप सामने सामने बात करो, चेन को वर्टिकल तो लटकाएंगे नहीं। कभी देखा है चेन से वर्टिकली? बहुत बहुत रैंडम केसेस में की जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम हॉरिजॉन्टल में ही बात कर रहे हैं अभी। अब अगर मैंने रईस की लोकेशंस मेजरमेंट कर लिया लीनियरली,
तो क्या मेरे सामने से रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उससे एंगुलर मेजरमेंट करना होगा या नहीं? तो अगला चैप्टर पूरा लाल ही से लिख लो तुम तो, कंपास सर्वेइंग। और सर ये लाल से क्यों लिखा? क्योंकि ये लाल ही लाल रहता है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे यहां पर तो हम निकालेंगे इसमें बियरिंग, बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे किसकी? बियरिंग की। ठीक है, बियरिंग क्या होते हैं, रेफरेंस क्या होते हैं, हम बात करेंगे बियरिंग के चेंजेस की, सिस्टम ऑफ बियरिंग की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ बियरिंग, सिस्टम ऑफ बियरिंग का मतलब क्या है? WCB क्या है, होल सर्किल बियरिंग क्या है, रिड्यूस बियरिंग क्या है, उन सब की बात करेंगे। उसके बाद यहां पर बात की जाती है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की। किसकी? मैग्नेटिक, चुंबकीय दिक्पात, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, और हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बाद आगे की तरफ बात करेंगे तो और भी सारे पैरामीटर। तो बहुत लंबा चैप्टर होता है ये और बहुत इंपॉर्टेंट। 5 स्टार लगा लेना, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ पूछा जाता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, थोड़ा सुनते जाओ, बीच बीच में लिखते जाओ, एकदम मत लिखो, सब बताऊंगा अभी। सर कंपास भी कंप्लीट कर लिया? अगर कंपास कंप्लीट कर लिया है आपने तो कंपास के द्वारा कौन से मेजरमेंट किए? लेकिन सर अभी भी गड़बड़ है। सर कंपास तो किस पे काम करता है? मैग्नेटिक नीडल पे। और सर उसके पास चुंबक लाओगे तो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, फेल हो जाएगा कहीं। सर चुंबक, अब हम चुंबक ले आए सर, चिंगम नहीं चुंबक। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैग्नेट ले आए, और अगर मैग्नेट ले आए सर उस कंडीशन में कंपास यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो बोले सर्वे नहीं खेलेंगे, नहीं करेंगे सर्वे। करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या मेजरमेंट करना होगा? एंगल। और ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो एंगल मेजरमेंट करे, तो हम क्या पढ़ेंगे? थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग या थियोडोलाइट सर्वेइंग की बात करेंगे। क्लियर है बात? अरे क्लियर है? और जब तुमने थियोडोलाइट पढ़ लिया तो ये भी तो क्या एंगल मेजरमेंट करता है और इनडायरेक्टली डिस्टेंस मेजरमेंट करता है। इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, डायरेक्टली नहीं। तो थियोडोलाइट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और जब हम थियोडोलाइट का डिस्कशन कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या हॉरिजॉन्टल में मेजरमेंट कर लिया है लीनियरली, और हॉरिजॉन्टल में एंगुलर मेजरमेंट कर लिया है, दोनों कर लिए। और दोनों करने के बाद हम किस में पढ़े? वर्टिकल में चले। तो वर्टिकल में चलेंगे, लेकिन वर्टिकल से पहले एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग। प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग भी बोलते हैं और प्लेन टेबल सर्वेइंग भी बोलते हैं। तो थियोडोलाइट में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, थियोडोलाइट में इसके एडजस्टमेंट के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एडजस्टमेंट। थियोडोलाइट का एडजस्टमेंट कैसे करोगे, थियोडोलाइट में किस किस तरीके के कंपास होते हैं, या किस किस तरीके के उसमें जो लेंसेज वगैरह हैं वो असेंबली क्या होती है, किस तरीके से यूज करते हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट के बारे में पूछता है। जबकि प्लेन टेबल में भैया क्या क्या नहीं पूछ लेता, ये प्लेन टेबल में इसके टाइप पूछ लेता है, कौन सा प्लेन टेबल का, और प्लेन टेबल के मेथड पूछ लेता है, प्लेन टेबल का प्रिंसिपल पूछ लेता है, ये सभी चीजें पूछ लेता है। लेकिन मोस्ट फोकस जो रहता है वो रहता है मेथड पर और प्रिंसिपल पर। अब प्लेन टेबल तो हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जो कि ऑब्सोल्यूट मेथड है एक तरीके की। कैसा है? लेकिन कई बार क्या हुआ, प्लेन टेबल के एसेसरीज के बारे में पूछ लिया, निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्लेन टेबल में यूज नहीं किया जाता है। और प्लेन टेबल एक ऐसा मेथड है, तुमने देखा होगा एक बड़ा सा ड्राइंग बोर्ड रखते थे और ऐसे कुछ देख रहे हो और फिर उसको प्लॉट कर लिया। तो सर्वेइंग में एक ये केवल यही मेथड है जिसमें ऑफिस वर्क मिनिमम होता है। क्या होता है? ऑफिस वर्क। और ऑफिस वर्क मिनिमम होता है, तो इसलिए इस बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क एंड लैब वर्क या ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली। मतलब देख रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं और प्लॉटिंग एक साथ की जा रही है, वो कौन सा है? और ये क्वेश्चन भैया कितनी बार पूछा है, एसएससी और व्यापम ऐसे जंप मारता रहता है अल्टरनेट ईयर में। वो तो तुम बताना, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो व्यापम में आ जाएगा, नहीं हुई तो अभी व्यापम में आ जाएगा। तुम्हें तो गलत करना ही है, क्योंकि हमें रिवीजन करना नहीं है। लास्ट में तुम नंबर लेके आओगे 20-22,
और इस बार बता दे रहा हूं, अगर टेस्ट नहीं दिया सोच लेना, ठीक है। चलो, प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग कंप्लीट किया हमने, हॉरिजॉन्टल में कंप्लीट कर ली, अब वर्टिकल में चलते हैं। तो वर्टिकल में जैसे ही चलेंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले लेवलिंग की, लेवलिंग एंड कंटूरिंग। क्योंकि देखो अभी तक जब हम हॉरिजॉन्टल में जितने भी मेजरमेंट कर रहे थे उन सबको अलग अलग नाम दिए गए हैं, वर्टिकल में जो मेजरमेंट करना है उनको नाम क्या दिया गया है, लेवलिंग। और लेवलिंग में जनरली क्या करते हैं हम, वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं, वर्टिकल लीनियर मेजरमेंट। और कई बार यही लेवलिंग निकालने के लिए हमें एंगुलर मेजरमेंट करने होंगे। जैसे मैं यहां नीचे खड़ा हूं, मैंने बोला वो जो ट्यूबलाइट देख रहे हो ना, देख रहे हैं ना, वो ट्यूबलाइट मेरे रेफरेंस से 10 डिग्री ऊपर है। मेरे रेफरेंस लाइन ये है सामने देखने की, इससे 10 डिग्री ऊपर है। तो क्या उसकी हाइट अगर मुझे निकालना है तो ये 10 डिग्री का जो एंगल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के मुझे कुछ उतनी हाइट मेरे रेफरेंस के ऊपर की हाइट दे देगा या नहीं? अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट कर रखा है तो देगा, अगर देगा। तो लेवलिंग में दोनों तरीके की चीजें होती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर से 3 स्टार लगा लो, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां 2 मेथड होती हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड। तो इन 2 मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके चेक कैसे लगाओगे साहब, ये मेथड क्या क्या है साहब, ठीक है। स्टाफ लोगे तो स्टाफ कैसा लोगे साहब, और इनमें इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज करोगे। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, लेवल। और उसी लेवल के बेसिस पे हम एक मेथड पढ़ते हैं, या हम बात करें एक मैप हम बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कंटूर मैप। वो क्या बताएगा, जैसे मैंने बोला ये जो लेवल है, ये फर्श मेरा सरफेस है, फर्श मेरा क्या है, एक रेफरेंस है। अब मैंने बोला था मेरे पैर के 3 मीटर ऊपर छत है, रेफरेंस क्या हो गया, मेरे पैर। अब मैं पैर यहां लाऊंगा तो 3 मीटर ऊपर होना चाहिए छत या नहीं, रेफरेंस का तो मतलब यही हुआ ना। तो मैंने फर्श को मान लिया रेफरेंस, मैंने फर्श से बोला ये जो सरफेस है हर जगह 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर। तो वर्टिकल ऑब्जर्वेशन किया लेवल, और इस 5 सेंटीमीटर को जितने भी पॉइंट आएंगे इस सरफेस पे, तो कोई 5 होगा, कोई 6 होगा, कोई 7 होगा, 5 सेंटीमीटर के जितने पॉइंट को मिलाते हुए हम ले आए आगे, वो क्या कहा जाएगा, कंटूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंटूर। और ऐसे कंटूर की बात करेंगे तो उसको हम जब प्लॉट करने की बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कंटूरिंग। तो लेवलिंग का एक एप्लीकेशन क्या है, कंटूर प्लॉट करना। क्या करना, और अभी तो तुमने लेवल में वर्टिकल हाइट निकाल रहे थे, क्या वर्टिकल में तुमने अभी एंगल मेजरमेंट किया अभी तक? अगर एंगल मेजरमेंट नहीं किए तो इसी के लिए तुम पढ़ोगे यहां पर टेक्योमेट्री। क्या पढ़ते हो, और टेक्योमेट्री के साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगा एंड टिग्नोमेट्रिक सर्वेइंग क्या कहलाते हैं। टेक्योमेट्रिक एंड टिग्नोमेट्रिक, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, यहां से केवल क्वेश्चन यहां से आता है कि टेक्योमेट्री में कौन से लेंस यूज करते हो, एडिटिव कांस्टेंट कितना होगा, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होगा टेक्योमीटर का। केवल इस वाले पोर्शन से आते हैं क्वेश्चन। अरे क्लियर, तो सिलेबस समझ में आ रहा है या नहीं? और आगे बढ़े थोड़ा, तो अब हमने बात की थी सर यहां आपने एरर मेरर की कुछ बात की थी, सर जितना मेजरमेंट करें हमेशा सही होगा, नहीं, क्या होगी, एरर। अब तुमसे पूछेगा सर इंस्ट्रूमेंट खराब है तो किस टाइप की एरर है, सर हमारा चश्मा खराब है और हमने गलत रीडिंग तो किस टाइप की एरर है, ठीक है। सर पानी बरस रहा था या बरसात हो रही थी, सर ठंड बहुत थी, हमने स्टील का टेप यूज किया, सर बताओ किस टाइप की एरर है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो अब इसके बाद मैं तुम्हें सबसे लास्ट में बताऊंगा थ्योरी ऑफ एरर के बारे में, कि एरर क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं। क्योंकि पहले सीख तो लो मेजरमेंट कैसे करना है, तब तो एरर का पता लगेगा या नहीं। और कई लोग तुम्हें एरर यहीं बता देंगे, मैं तुम्हें लेकिन लास्ट में बताऊंगा। आ रही है बात समझ में, एरर लास्ट में क्यों बोला, ठीक है। और एरर के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन की बात करेंगे, एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो जब हम एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो यहां पर कुछ फॉर्मूले होते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल,
और ध्यान रखना क्यूएससी में भी सेम फॉर्मूले यूज होते हैं, यहां पढ़ लोगे वहां पढ़ लोगे एक ही बात है। आ रही है बात समझ में? यहां पढ़ लो वहां पढ़ लो एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत पोर्शन जो बचेगा वो हम लेकर के आएंगे किसमें? एडवांस सर्वेइंग में। और एडवांस सर्वेइंग में हम बात करेंगे विकसित टेक्नोलॉजी की, जैसे हम बात करेंगे थोड़ी बहुत फोटोग्रामेट्री की, थोड़ी बहुत हम बात करेंगे जीपीएस क्या है, थोड़ी बहुत हम बात करेंगे जीआईएस क्या है, थोड़ी बहुत हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर तुम्हें फिर उसके बाद कुछ लगे कि सर कुछ बच रहा है तो किसमें ऐड कर देना? मिसलेनियस में। अगर तुम्हें लगे तो, मेरे हिसाब से नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें लगे कुछ तो मिसलेनियस में ऐड कर देना। आ रही है बात समझ कि ऊपर से गई सारी बातें? देखो कह रहे हाँ ऊपर से गई, ये नालायक। तो बताओ कुछ छूटा हुआ लग रहा है क्या? सारा कुछ कवर हो जाएगा? हाँ ये जरूर ध्यान रखना, चैप्टर के ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होगी, जब मेरा जो मन होगा वहां उठा के पढ़ा देंगे। अरे ऐसा नहीं करेंगे, सीधा तरह से चलेंगे। तुमने हाईवे में ऐसा देखा है क्या? मैंने जो लिखवाया था उससे कुछ अलग चला गया? और वो सारा पहले दिन डिस्कशन जो हमने किया था उससे तुम्हें एक इमेज, वो एक इमेज देना चाहता हूं कि सर्वेइंग का मतलब क्या है और कौन सा चैप्टर किसके बाद क्यों पढ़ रहे हैं, वो इमेज देना चाहता हूं बस। नहीं तो तुम बाद में बोलते हो सर ये हमने ये पढ़ लिया था चेन सर्वेइंग, सर इसमें कुछ चीज छूट गई थी। अब तुम बोलोगे सर यहाँ चेन पढ़े, सर ऑफसेट क्यों नहीं पढ़े? बेटा ऑफसेट यहाँ चेन सर्वेइंग में पढ़ाऊंगा, ऑफसेट कहां पढ़ाऊंगा? ठीक है। तो छूटेगा कुछ भी नहीं, बस चीजें थोड़ी अप्स एंड डाउन्स होंगी, तो इसलिए सिलेबस डिस्कशन सबसे पहले किया जाता है जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि चीजें किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से जाना है। आप प्लेन टेबल में यहां बता दूंगा तो काफी सारी चीजें छूट जाएंगी, इसलिए प्लेन टेबल को यहां रखा हुआ है, क्योंकि उस प्लेन टेबल को समझने के लिए पहले हमें समझना जरूरी है कुछ चीजों के बारे में। गॉट इट? पक्का? नोट करो जल्दी से जिसने भी नहीं किया है। हो गया? हाँ एक चैप्टर छूट गया इसमें, पक्का छूटा है। कितने हो गए? 11 12 होने चाहिए। चलो हाँ एक और ऐड कर लेना, मिसलेनियस में कर लो चाहे अलग से कर लो, इसके पहले कर लो कर्व सेटिंग। कर्व सेटिंग से भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कर्व सेटिंग, कर्व सेटिंग से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। कर्व सेटिंग है क्या? जैसे हमने हाईवे में पढ़ा अलाइनमेंट चेंज हो रहा है साहब, अलाइनमेंट चेंज हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा? हमें स्लोली उसको इंट्रोड्यूस करना होगा, तो कितने टाइप के कर्व होंगे? तो ट्रांजिशन कर्व हम जनरली किसमें पढ़ते हैं? हाईवे में। यहां पे हम बात करेंगे जो सिंपल सर्कुलर कर्व की बात करेंगे, उसके क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। सिंपल सर्कुलर कर्व कैसे सेटअप करोगे या क्या मेथड है, तो उनके क्वेश्चन यहां पर हमसे जनरली पूछे जाते हैं। तो यहां पर जनरली बात करूंगा मैं बेसिकली सिंपल सर्कुलर कर्व की। हाइड्रोग्राफिक सर्वे यहां पर नहीं लेंगे, उसको अलग से सेपरेटली ले लेंगे, थोड़ा बहुत वो कंटेंट है उसमें ज्यादा नहीं पूछता है। यहां पर मैं आपको बता दूंगा हाइड्रोग्राफिक के बारे में थोड़ी बहुत चीजें क्लासिफिकेशन में, बस एक दो लाइन में कैसे कब कहां करना है वो चीजें। इसमें आएगा। हाँ और पूछो, मजा आता है। बेसलाइन सर्वे, हाँ और बताओ। सब लिखा है हैं? तुम सो गए थे बीच में, है ना? सो गए थे ना? तो मैंने बोला था राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चलो आगे बढ़े, नोट डाउन हो गया सभी का? तो बता तुमने जितने पूछे मिल गए सभी? कहाँ आएगा, कौन सा क्या आएगा? अरे आएगा पक्का, टेस्ट में कोई नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? देख चलो हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन।
और तुम बुक पूछोगे तो बुक भी बता दे रहा हूं, एनएन बसक यूज कर लेना थ्योरी के लिए, दुग्गल यूज कर लेना न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन मैं बोलूंगा बुक मत छूना, क्योंकि यहाँ ऐसी कई चीजें बताऊंगा जो बुक में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं पुनमिया भी रेफर करूंगा, तो मैं 3 बुक का समेशन बताऊंगा, एनएन बसक, दुग्गल एंड पुनमिया। ठीक है, तो तुम्हें शायद बुक रेफर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और बाकी तुम्हारी किस्मत, एग्जाम में क्या पता बुक से ही नहीं आए, छापा में कुछ भी पॉसिबल है। चलो इंट्रोडक्शन, हाँ तो बताओ, जो हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट की और जो हम बात कर रहे थे वर्टिकल मेजरमेंट की, तो कौन सा मेजरमेंट किस प्लेन में होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट किस प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन? सबसे पहले बताओ, प्लेन का मतलब पता है? हवाई जहाज नहीं, इससे मोदी जी आए थे। देखो ये है हमारी एक्सिस, ठीक है, आप यहां खड़े हो तो आपके लेवल में, ये ब्लैक पेन के लेवल में चाहे आगे चले जाओ चाहे पीछे, ये पूरा प्लेन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। कैसा है? और आप यहां खड़े हो तो आपके पैरेलली जो प्लेन जहां पर चलेगा, आप यहां आगे पीछे हो हॉरिजॉन्टल पे, तो आपके पैरेलली जो प्लेन यहां आगे पीछे हुआ वो कौन सा है? ये मानने की कोशिश कर रहा है मेरे को, कौन सा है? वर्टिकल प्लेन। कौन सा? तो अब बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं मैं यहां पे हूं, रईस यहां पे खड़ा है, ये जो मेजरमेंट है ये कौन सा हुआ? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर है, लीनियर, लेकिन क्या है? और किस प्लेन में है? किस प्लेन में है? इसी प्लेन में है। यहां मैं खड़ा हूं, यहां रईस खड़ा है, ये आ रहे हैं, यही है। मैंने बोला ऊपर वाले फ्लोर पे एक और क्लास चल रही है, अब मैं यहां खड़ा हूं, ऊपर वाला फ्लोर मतलब यहां, और अगर ऊपर वाले फ्लोर पे एक और क्लास चल रही है, अब मेरा मेजरमेंट कौन सा हुआ? लीनियर हुआ ना? कैसा हुआ? लीनियर हुआ। और लीनियर हुआ तो किस प्लेन में हुआ? अब तुम सोच रहे हो ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो, यही क्वेश्चन पूछते हैं और इसी में तुम गड़बड़ करते हो, क्योंकि इमेजिन नहीं हो पाती है चीजें। मैं तुम्हें बस एक इमेजिनेशन देना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि सर्वे में कई चैप्टर ऐसे हैं जो इमेजिनेशन पे हैं। आ रही है बात समझ में? तो वर्टिकल, अब बताओ, मैंने बोला यहां से 10 डिग्री ऊपर जाने पर, 10 डिग्री ऊपर जाने पर ट्यूबलाइट है, मेरी आंखों के सामने से 10 डिग्री ऊपर जाने पर ट्यूबलाइट दिख रही है। अब बताओ जो मेजरमेंट किया इसके रिस्पेक्ट में हम गए कितना, कहां किया? वर्टिकल में किया। तो ये जो एंगल मेजरमेंट हुआ ये कौन सा हुआ? वर्टिकल एंगल मेजरमेंट। लेकिन किस प्लेन में हुआ भैया? अब देखो तुम यहां खड़े थे और ऊपर वाली क्लास, तो ये तुम्हारे पैरेलली जाने वाला प्लेन हुआ या नहीं? ये हुआ। ये होता तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता, लेकिन ये क्या है? ऊपर। हो गया या नहीं? और तुमने बोला कि मेरी लोकेशन से 10 डिग्री पे, अब देश की लोकेशन है, अब कहां पे घूमे? मेरी लोकेशन से 10 डिग्री पे। अब ये तो नहीं बोला ऊपर 10 डिग्री ऊपर या 10 डिग्री नीचे। अच्छा 10 डिग्री नीचे बोल दूं तो अभी वर्टिकल होगा या नहीं? तो अभी वर्टिकल होगा या नहीं? और अगर मैं बोलूं केवल 10 डिग्री, 10 डिग्री केवल, मतलब हॉरिजॉन्टल हुआ या नहीं? तो पूछ लेता है कई बार वर्टिकल एंगल मेजरमेंट किस प्लेन में होगा, या वर्टिकल प्लेन में कौन कौन से मेजरमेंट हो सकते हैं। अब ऑप्शन सुनना, क्वेश्चन क्या पूछेगा, वर्टिकल प्लेन में कौन कौन से मेजरमेंट पॉसिबल हैं? वर्टिकल प्लेन में कौन कौन से मेजरमेंट पॉसिबल है? ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल एंगल, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल लेंथ, ऑप्शन सी वर्टिकल एंगल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब आई बात समझ में क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें? आई बात समझ में? और पूछ लेगा हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से आपके मेजरमेंट पॉसिबल हैं, हो जाएगा या नहीं? अब पूछ लेगा चेन से कौन सा मेजरमेंट पॉसिबल है? ए एंड बी। नालायक को, ए चेन से क्या एंगल मेजरमेंट करोगे चेन से? इसलिए मैं बोलता हूं होश में बैठो थोड़ा।
क्या होगा? केवल बी मेजरमेंट होगा, केवल हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट होगा। और किस प्लेन में होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो मैंने बोला था यहां गलती करते हो तो कर दी तुमने, तुम उम्मीदों पे। चलो लिखें अब इसको, लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा सबसे पहले। सर्वेइंग इज डिफाइंड एज, surveying is defined as an art of making an art of making measurement of relative positions of object slash person etc on comma below and above the earth surface, on comma below and above the earth surface with respect to a fixed location or point, with respect to a fixed location or point, fixed location or point। नेक्स्ट पॉइंट ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन सभी को? पहले ये बताओ, एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिएगा, द मेजरमेंट which are make in surveying are, which are make in surveying are, ए पॉइंट लिखिएगा हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट, बी पॉइंट में लिखना पहले पॉइंट में, ए पॉइंट में हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, कम में कुछ बोले ही नहीं। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट, बी पॉइंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट। उन दोनों के आगे इस तरीके से एक ब्रैकेट लगाना और उसमें लिखना इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये दोनों किसमें किए जाएंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। और सी पॉइंट लिखिएगा वर्टिकल एंगल मेजरमेंट, एंड डी पॉइंट लिखना वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। ऊर्ध्वाधर कोणिक मापन, अरे हिंदी बोल रहा था, ऐसे क्या देखने लगते हो? वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट किसमें? इन वर्टिकल प्लेन, नॉट सर्किल। तुम अभी एस्ट्रोनॉमी में घूमने लगे हैं, घुमा दूंगा ऊपर से पूरा, ठीक है। लिखा। अब देखो, जब हम सर्वेइंग कर रहे हैं तो इतने सारे मेजरमेंट करने हैं, और इतने सारे मेजरमेंट करने हैं तो इतने सारे मेजरमेंट को करने के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और इंस्ट्रूमेंट से डाटा कलेक्शन होगा, डाटा स्टोरेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो बताओ इस डाटा का करोगे क्या? मतलब अल्टीमेटली सर्वेइंग का एम क्या है? एग्जैक्टली जो भी डाटा आपको मिलेगा उससे आप क्या प्रिपेयर करोगे? या तो उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड करोगे, या तो टेबुलर फॉर्म में एनालिसिस करने की कोशिश करोगे, यही करोगे। और जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो वो क्या एक मैप या प्लान बन के आएगा? क्या बन के आएगा? मैप या प्लान। तुम जाते थे लैब में तो सबसे पहले दिन लैब का लेआउट बनवाया जाता है, बनवाते हैं? ऐसा तुम एक बनाते हो
यहाँ 1 नंबर मशीन रखी है, यहाँ 2 नंबर मशीन रखी है, यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ टेबल रखी है 3 नंबर लिखे, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये लेआउट बनाते थे या नहीं? एक तरीका प्लान है, मतलब तुमने लोकेशन ली उनकी अप्रोक्सीमेशन के साथ और फिर उससे क्या बनाया, एक मैप, जिससे तुम्हें पता हो कि यहां से एंट्री होने पे पहले नंबर पे ये मशीन आएगी, दूसरे पे ये, तीसरे नंबर ये। बनाया या नहीं? तो तुमने जो भी डाटा कलेक्शन किया उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, सो दैट मैप कैन बी प्रिपेयर। तो अल्टीमेट एम ऑफ सर्वेइंग क्या है? टू प्रिपेयर मैप्स, टू प्रिपेयर मैप्स। तो लिखिएगा these data are collected using surveying instrument, different surveying instrument. These data are collected using different surveying instrument and using different surveying instrument and represented either graphically or numerically नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द अल्टीमेट एम और ऑब्जेक्टिव of surveying, the ultimate aim or objective of surveying, the ultimate aim, परम लक्ष्य, the ultimate aim or objective of surveying is to prepare the map, is to prepare the map। पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लेना, पूछा गया है ये क्वेश्चन, पूछा गया है ये क्वेश्चन, पूछा गया है। सर्वेइंग का मतलब क्या है? क्या केवल डाटा कलेक्शन है? नहीं, उसका एम क्या है? मैप प्रिपेयर करना, सो दैट एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से पहुंच सको, या एक जगह बैठे बैठे भी आप कुछ चीजें पढ़ करके कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन आसानी से ले सको। तो मैप प्रिपेयर करना अल्टीमेट एम है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम अल्टीमेट एम की बात कर रहे हैं तो क्या इसके और कोई यूजेस नहीं है? अर्थवर्क कैलकुलेशन, अभी हाल हमने बताया बात की, वॉल्यूम या एरिया कैलकुलेशन करना है एक प्लॉट का, तो अर्थवर्क का वॉल्यूम कैलकुलेशन मतलब क्या है कि किसी जगह पे तुम्हें नींव बनानी है तो कितना मिट्टी निकालोगे, कितना मिट्टी डालोगे, फिलिंग करनी है तो क्या वॉल्यूम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? वॉल्यूम ही आएगा वो। तो तुम्हारा प्लॉट कितना है, पड़ोसी ने कितने इंची दबा लिया, तो क्या है? एरिया कैलकुलेशन हुई या नहीं? पटवारी लोग यही करते हैं ना, आरआई पटवारी यही करते हैं। हंस क्या रहे हो, 2% मिलता है उसका, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल ये सारे सैटेलाइट इमेज के थ्रू हो रहे हैं, तो वही एडवांस सर्वेइंग का पार्ट है। अरे बात समझ, तो एडवांस सर्वेइंग का क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? तो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये सारी चीजें एडवांस सर्वेइंग पर धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही हैं। तो अगर हम लिखें तो और लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, द मैप्स आर needed for various purposes, the maps are needed for various purposes such as earthwork calculation, comma, earthwork calculation, comma, fixing the alignment, comma, study of topographic features, या study of topography, comma, reservoir capacity measurement, etc. reservoir capacity measurement, etc. reservoir capacity measurement,
ETC। अच्छा, तो यहां पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक मैंने बोला प्लान और एक मैंने बोला मैप। तो गंगाधरी शक्तिमान है या दोनों अलग अलग है? बताओ। एक मैंने बोला प्लान और एक मैंने बोला मैप, तो दोनों एक ही हैं या चचेरे मौसेरे भाई हैं? अलग अलग है ना, मतलब कजिन ही है ना, एक तो नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब थोड़ी देर से बात करूंगा दोनों अलग अलग कैसे हैं, वो तुम मुझे याद दिला देना, मैं दोनों के डिफरेंस भी बता दूंगा वहां पर। लेकिन अभी ये समझना कि दो वर्ड अलग अलग लिखवाए हैं तो दोनों अलग अलग है, बट दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं। इंटरचेंजेबली मतलब एक के बदले में दूसरा, दूसरे के बदले में पहला। ठीक है, दोनों वर्ड यूज होते रहते हैं लेकिन दोनों हैं थोड़े से डिफरेंट। तो वो क्या डिफरेंस है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी नहीं, जब मैं स्केल शुरू करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। ये सर्वेइंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये क्लियर हुआ। सर्वेइंग होती क्या है, सर्वेइंग में कितने टाइप के मेजरमेंट करने हैं और कौन सा मेजरमेंट किस प्लेन में होगा, किस तरीके से होगा, और अल्टीमेट एम क्या है। ये 4 पॉइंट क्लियर हुए या नहीं? ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली, ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली। क्लियर है बात? ठीक है, अब लिखिएगा क्या लिखा, क्लासिफिकेशन ऑफ। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हम करते हैं प्राइमरी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी क्लासिफिकेशन, और दूसरा हम करते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। अब प्राइमरी सेकेंडरी क्यों बोला गया है? प्राइमरी एक काम होता है कि तुम्हें अपनी जमीन नपवानी है, तो बताओ तुम क्या चाहोगे, बहुत अच्छी तरीके से हो या बहुत गलत तरीके से, रफली हो जाए? मतलब क्या मैटर कर रहा है? एक्यूरेसी। क्या मैटर कर रहा है? तो जब भी हम एक्यूरेसी के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, तो बेस्ड ऑन एक्यूरेसी जब भी हम डिफाइन करते हैं तो एक्यूरेसी पे बेसिस पे जो डिफाइन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी क्लासिफिकेशन बोला जाता है। जबकि एक तुमने कहा चेन यूज कर लिया तो तुमने चेन सर्वे बोला था, और थ्योडोलाइट यूज कर लिया तो क्या बोला था? थ्योडोलाइट सर्वे। कंपास यूज कर लिया तो क्या बोला था? कंपास। तो बताओ, इंस्ट्रूमेंट का नाम चेंज हुआ और सर्वेइंग का नाम, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। ये सेकेंडरी हो गया या नहीं? अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है कितना कम एक्यूरेट है वो तो उसकी प्राइमरी क्लासिफिकेशन है, लेकिन अगर उसी को इंस्ट्रूमेंट के नाम पे बोले तो दूसरा हो गया या नहीं? तो हम बात करेंगे बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। ठीक है, अब एक हम बात करेंगे बेस्ड ऑन प्लेसेस। हवा में किया उसको बोलते हैं एरियल सर्वे। क्या बोलते हैं? पे क्या क्या बोलते हैं? हाइड्रोग्राफिक। लैंड पे किया क्या बोलते हैं? लैंड सर्वे। क्या उनके प्लेसेस के बेसिस पे हमने किया, लोकेशन के बेसिस पे किया, तो क्या हो गया? लोकेशन के बेसिस पे। लेकिन क्या वो लोकेशन के बेसिस पे एक्यूरेट और इनएक्यूरेट दोनों हो सकता है या नहीं? ज्यादा अच्छा चाहिए तो उस हिसाब से सैंपलिंग करो, और कम एक्यूरेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग सैंपलिंग करो। यही होगा? अरे होगा या सुनो? तो हम बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे लोकेशन के बेसिस पे, और एक और पर्पस क्या है तुम्हारा सर्वे करने का। वही तुम्हें घर देखना है कि तुम्हारा कोई और भी पर्पस है? ठीक है, तो पर्पस क्या है? पर्पस क्या है तुम्हारा कि तुमने एक जगह पर सॉइल निकाल करके टेस्टिंग की, उसका पर्पस क्या है? एक जगह पे तुमने उधर के आसपास का रॉक मटेरियल जो भी है जियोलॉजी की टेस्टिंग की, वो पर्पस है। पुरातत्व विभाग गया और पुरातत्व विभाग भी उसी रॉक की स्टडी करेगा, लेकिन उनका पर्पस और तुम्हारा पर्पस अलग हो सकता है या नहीं? तुम्हारा इंजीनियरिंग हो सकता है, उनका हो सकता है कितना पुराना रॉक है, हो सकता है या नहीं? म्यूजियम में रखवाएंगे साहब, 10-10 रुपए टिकट लेंगे और
कहीं ये डायनासोर वाला तो नहीं है? तो हर एक का पर्पस अलग अलग है या नहीं? तो पर्पस के बेसिस पे भी हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो क्या हो गया, प्लेसेस, पर्पसेस एंड इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। तो एक एक करके लिखेंगे इनको पहले, उसके बाद फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो पहला लिखिएगा क्लासिफिकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में लिखिएगा बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, लिखा। दूसरी तरफ लिखिएगा बेस्ड ऑन प्लेस, दूसरा लिखिएगा बेस्ड ऑन पर्पसेस, बेस्ड ऑन प्लेसेस, बेस्ड ऑन पर्पसेस एंड बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। लिखा। अब पहली हेडिंग डालो बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। टेस्ट है? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो ये बताओ? मैंने कहा कुछ बोला है? तुम ही ऐसा बोल रहे हो। मैंने कुछ बोला अभी तक? नहीं बोला। चलो, कहाँ हो गए? अच्छा, मैंने कहा कहीं तुम और पहुंच गए हो, कहीं दूर। आ जाओ वापस, नहीं तो ये नहीं पढ़ोगे तो वहां भी नहीं पहुंच पाओगे। चलो, अब देखो बेस्ड ऑन एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। अब बेस्ड ऑन एक्यूरेसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थ का शेप कैसा है? तुम बोला ये क्या मतलब हुआ, ये तो कहीं और पढ़ेंगे। अर्थ का शेप कैसा है वो पूछता है, सॉरी, या इसको बोलो नॉट डिफाइंड। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चलो, ए ऑप्शन कोई नहीं है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। चलो देख लेते हैं, ज्योइड सरफेस होती क्या है पहले तो ये बताओ। अर्थ जैसी, वाह यार, अरे गजब कर रहे हो तुम यार, अरे सीख गए हो। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है, जब भी हमने देखा है तो अर्थ सरफेस क्या कुछ इस तरीके की देखी है, मतलब स्फेरिकल देखी हुई है या नहीं? ग्लोब वगैरह में या कहीं पर भी मैप वगैरह में कैसी देखते हो, स्फेरिकल। बट एक्चुअल में अर्थ सरफेस है, वो अर्थ सरफेस जो है वो बल्ज है कहां पर, इक्वेटर पे। ये इक्वेटर का पोर्शन है, इक्वेटर पे बल्ज, बल्ज यानी क्या है, फूली हुई है। बल्ज होने का मतलब क्या है, फूली हुई है। यानी बैलून लो, एक पूरा गोल बैलून है, उसको दबा दो, दबाओगे क्या होगा, बीच वाले पोर्शन से बल्जिंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो अगर हम बल्जिंग की बात करें तो मान लो यहां पर जो डिस्टेंस है वो x है और ये जो डिस्टेंस है वो y है। तो x और y में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 43 किलोमीटर। तो हिसाब से तो क्या बन जाना चाहिए, इलिप्स बन जाना चाहिए या नहीं? लेकिन कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है कि इस सरफेस पे भी एकदम फ्लैट नहीं है सरफेस। कैसी है, थोड़ी सी ऐसी रफ टाइप की है, कहीं पे पानी भरा है, कहीं पे पहाड़ बने हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो एक्चुअल जो सेंसिटिव सरफेस है वो क्या एक्चुअली स्मूथ सरफेस है? तो इलेप्टिकल होने के साथ साथ क्या है, वो रफ सरफेस है। तो ऐसी सरफेस जो सरफेस ऊपर से रफ होती है और थोड़े से इलेप्टिकल, जिसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों अलग अलग होते हैं, उसी सरफेस को क्या बोला जाता है, जियोइड सरफेस। तो सबसे पहला पॉइंट यही क्वेश्चन पूछता है, अर्थ सरफेस कैसी है, जियोइड। और अगर जियोइड ऑप्शन में नहीं होगा तब आप क्या लगाओगे आंसर? लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए क्या मानते हैं दोनों, स्फेरिकल। कैलकुलेशन के लिए क्या मानते हैं,
क्योंकि कैलकुलेशन वाइज अगर हम देखें तो अर्थ का वॉल्यूम निकालने में आसानी हो जाएगी। एलिप्स का निकालेंगे तो फिर एरिया निकालो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम निकाल पाएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला टाइप के हो जाते हैं। तो हमने एनालिसिस को आसान बनाने के लिए क्या किया हुआ है, उसको स्फेरिकल, लेकिन एक्चुअल है क्या जियोइड। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड को दूर करने के लिए कई बार क्या भी मान लिया जाता है, एलिप्टिकल। अगेन अगर आपसे पूछे कि बिटवीन द पोल्स एंड बिटवीन द इक्वेटर जो डिस्टेंस है, इक्वेटर की जो डिस्टेंस है और बिटवीन द पोल जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, तो कितना है 43 किलोमीटर। ये 11716 कुछ है और ये उसमें 43 जोड़ देना, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं। तो अगर थ्योरेटिकल डाटा पूछा तो ये सब पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। अब हम एक्यूरेसी की बात करें तो हम एक छोटे से पोर्शन को पकड़ते हैं, केवल छोटे से पोर्शन को, एक छोटे से पोर्शन को पकड़ा। अगर इस छोटे से पोर्शन को देखो तो मैं बोल रहा हूं ये छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा बिल्कुल। इस छोटे से पोर्शन को पकड़ लिया, तुम्हें दिख रहा है तुम कर्वेचर पे बैठे हो, तुम्हें क्या लग रहा, तुम फ्लैट सरफेस पे बैठे हो, और तुम बोलोगे सर जहां आप खड़े हो वहां से भी एक प्लम बॉब लटका दो, और सर जहां हम बैठे हैं वहां से भी एक प्लम बॉब लटका दो, क्या दोनों कभी मिलेंगे? अरे एक रस्सी लटका दो, यहां प्लम बॉब का मतलब रस्सी है, और एक रस्सी यहां, दोनों मिलेंगे कभी? तो जब हम कोई ऐसा एरिया कंसीडर करें जहां पर प्लम्ब लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल, समानांतर हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को बोला जाएगा प्लेन सर्वे की कंडीशन। क्या बोला जाएगा? प्लेन सर्वे। छोटा सा पोर्शन के लिए मतलब ऐसा सर्वे जिसमें अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर किया जा रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। और ऐसा सर्वे जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं साहब, तो क्या होगा वो? जियोडेटिक सर्वे। उसको क्या बोलेंगे? जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे बोला जाएगा। अब बताओ, क्या जियोडेटिक सर्वे पे, अगर हमने जियोडेटिक सर्वे कंसीडर किया है, तो क्या दोनों प्लम्ब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? हाँ, दो मत है इसलिए पोल करवा लिया जाए। हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं नहीं, एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं? तो कितने लोग बोल रहे हैं नहीं, और कितने लोग बोल रहे हैं होंगे पैरेलल? तो बाकी लोग सो रहे हैं क्या? देखो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, अगर जियोडेटिक सर्वे को कंसीडर कर रहे हैं और दो पॉइंट कंसीडर करें अर्थ के सरफेस पर कि दोनों प्लम्ब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं, जो बोलते हैं नहीं वो अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, और जो बोलते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे वो बाकी लोग हाथ नीचे कर लो। और ऐसा कोई कुछ भी नहीं बोलना चाहता हो? देख लो यार, तुम बताओ, तुम अगर यहां खड़े हो, तुम बताओ अर्थ के ऊपर खड़े हो अर्थ के नीचे खड़े हो? तो तुमने डेफिनेशन ही लिखी है। डेफिनेशन क्या लिखी है? ऑन, अबव और बिलो लिखा है या नहीं? तुम तो अर्थ की सरफेस पे हो और तुम्हारा दोस्त यहां खड़ा है। अब तुम बोल रहे एक ऐसी सरफेस कंसीडर की है कि तुम दोनों यहां क्यों खड़े हो? क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण तुम कहां कंसंट्रेट हो रहे हो? सेंटर। तुम यहां भी खड़े हो सकते हो, ऐसा नहीं यहां सर बना देना, उल्टे नहीं खड़े हो, ठीक है? कहना सर यहां कैसे? इसका भी तो ग्रेविटेशन कहां काम कर रहा है। और जब भी एक प्लम्ब लाइन लटकाओगे वो किस डायरेक्शन में काम करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो बताओ, अगर तुमने यहां से एक प्लम्ब लाइन लटका दी तो सेंटर पे, और यहां से प्लम्ब लाइन लटका दी, तो क्या दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया या नहीं? तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि दो प्लम्ब लाइन लटकाए गए हैं, दो पॉइंट पे अर्थ के दो पॉइंट पकड़े गए हैं और प्लम्ब लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो कौन सा सर्वे? और अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा सर्वे? नई डेफिनेशन मिल गई। और अगली इसी बार इस तरीके से ही पूछेगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा अर्थ के सर्वेचर को, कर्वेचर को जहां कंसीडर किया था, वो बहुत पुराना मेथड हो गया अब वो, अब यही पूछेगा वो। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आई क्यों ऐसा बोला गया है? यस और नो? चलो आगे बढ़े।
आगे बढ़ने का मतलब है, पहले सुन लो, अगर आगे बढ़ने का मतलब है तो हमने जो छोटा सा एरिया, अब एक बच्चा आया सर सर आप बोले छोटा एरिया, कितना छोटा एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर, 2 किलोमीटर स्क्वायर, 15 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने बोला नहीं बेटा, छोटे एरिया का मतलब है जब भी 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम का एरिया होगा उसको क्या किसमें कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब भी 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा का एरिया होगा उसको किसमें किया जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये डाटा देता ही नहीं है, मजाक की बात ये है। वो क्या देता है 250 किलोमीटर स्क्वायर, क्या देता है। क्यों, अब ऐसा दो दो डाटा क्यों दिए जाते हैं, अब आप बिलो क्या नहीं देता है। दो ऑप्शन थे 160 और 180 का, पता जो मतलब हाँ उसमें था कि किसके अबव रहेगा तो कंसीडर किया जाएगा, तो 160 के भी अबव कंसीडर किया जाएगा और 250 मैं 160 है ही नहीं है, 195 लोअर वैल्यू, दूसरी वैल्यू 250। बट अबव 160 नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं क्यों है। एक है यूएस डाटा और एक है इंडियन डाटा। यूएस अपना डेटम कहीं और मानता है, इंडिया अपना डेटम कहीं और मानता है। सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमारा रेफरेंस पॉइंट कहां है लेबलिंग के लिए, पहले कराची था, कोई कराची तो नहीं बोल रहा अभी, पहले कराची था, अब कहां है, मुंबई है या नहीं। तो रेफरेंस अलग अलग हो गए, उसी तरीके से यूएस का रेफरेंस अलग है और हमारा रेफरेंस अलग है, इसलिए दोनों के लिए एरिया अलग अलग। और कई बार ये वैल्यू ना पूछ करके वो वैल्यू पूछ लेता है 250 वाली। अब ब्लो का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ, ठीक है। तो हम बात करेंगे, हम दोनों वैल्यू लिखेंगे और करके दोनों वैल्यू लिखेंगे। अगर 250 किलोमीटर पर स्क्वायर से कम होगा तो यहां और ये होगा डेटम, क्लियर है, दोनों वैल्यू लिखेंगे हम। लेकिन आपको मोस्ट प्रॉब्ली क्या याद रखना है, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैंने यहां पर दो पॉइंट के बीच में एक लाइन खींची, ये एक दो पॉइंट के बीच में एक लाइन खींची, तो क्या वो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, होगी, क्योंकि हमने इसको क्या कंसीडर किया है, प्लेन स्पेस, होगी या नहीं। जबकि यहां पर अगर मैं दो पॉइंट के बीच में एक लाइन खींचूं तो क्या निकल के आएगा, कर्व लाइन निकल के आएगी, आएगी या नहीं। मतलब एक छोटी सी मैं बॉल की बात कर रहा हूं, इस बॉल पे तुम यहां खड़े हो यहां खड़े हो जाओ, इन दोनों के बीच में एक धागा लगाने की कोशिश करो, क्या आएगा, कर्व। और इसी बॉल को अगर तुमने प्लेन में मान लिया मतलब फ्लैट है, कर्वेचर है ही नहीं साहब। तो मतलब कर्वेचर है नहीं साहब, तो आप ये समझो ना कि यहां से सीधे यहां तक की डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा है, कर्वेचर को अवॉइड करना। दो तरीके के मेजरमेंट हुए इन दो पॉइंट के बीच में, ये खड़े हैं ए भाई साहब, ये खड़े हैं बी भाई साहब, तो ए और बी भाई साहब के बीच दो तरीके के मेजरमेंट हुए, ए से बी, ये किस में आएगा, प्लेन में, और ये किस में आएगा साहब, बताओ 1 और 2 कौन सा मेजरमेंट ज्यादा होगा, 1 होगा या 2 होगा, 2 ज्यादा होगा, क्यों है, कर्वेचर। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर प्लेन टेबल में एक मेजरमेंट कितने भी किलोमीटर का हो तो जियोडेटिक सर्वे में वो मेजरमेंट कितने का होगा। तो ध्यान रखना हमेशा, हर एक 12 किलोमीटर पर जो हमें ये डिस्टेंस मिलेगी वो 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर मिलती है, 12 किलोमीटर प्लस। जियोडेटिक सर्वे में लेंथ ज्यादा होगी उन दो पॉइंट के बीच, और वो करेक्शन कितना अप्लाई करना पड़ेगा, +1 सेंटीमीटर का हर 12 किलोमीटर पे। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाने क्यों, डाटा भी चेंज नहीं करते हैं वो, 18 किलोमीटर पे बताओ भैया कितना होगा, बस रट लो तुम तो, ये डाटा भी चेंज नहीं करते हैं, जाने क्यों, 18 किलोमीटर का ही पूछते रहते, जब देखो जब, ठीक है। तो ये तो याद रख नहीं लेना, लेकिन हम याद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एप्टीट्यूड, क्योंकि हमें मैथ्स के स्टूडेंट। सर 10 रुपए में आते हैं 4 पेन, 1 रुपए में आएगा सर 4/10 पेन, और 20 रुपए में कितने आएंगे सर, 20 रुपए में कितने आएंगे, 4/10 इंटू 20। तो सर हमें पता है हर 12 किलोमीटर पे कितना होना है सर, 1 सेंटीमीटर का अंतर, 1 सेंटीमीटर का अंतर है या नहीं। तो सर 1 किलोमीटर पे कितना होगा सर, 1 सेंटीमीटर अपॉन 12 किलोमीटर, 1/12 मत बोलना, यूनिट सेम नहीं है, ये गड़बड़ मत करना, ठीक है।
फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि वो तुम्हें कहां हो जाएगा, मिलीमीटर सेंटीमीटर में। तुम्हें पता है तुम्हारा कमजोर हिस्सा कौन सा है? तुम्हारे इमोशंस पे अटैक करेगा वो सेंटीमीटर में उलझा देता है ऑप्शंस में। तुम्हें समझ रहे हो बात को? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 1/12 याद मत करना इसकी तरह, भूल जाओगे। ठीक है, क्या करना है उसके बाद? तुमसे पूछा 18 किलोमीटर का, तो 18 किलोमीटर के लिए कितना, 1 सेंटीमीटर अपॉन 12 किलोमीटर इंटू 18 किलोमीटर। अब किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, बचा क्या, सेंटीमीटर। सिंपल सा मेथड, समझ में आई बात? ये बात क्लियर हुई? तो हमने जाना कि यहां पर स्ट्रेट लाइन है, तो सर जब स्ट्रेट लाइन है तब सब 3 पॉइंट के बीच में निकालना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट के बीच में जो बनेगा सर वो क्या बनेगा, ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, प्लेन ट्राइंगल। कौन सा? जबकि सर यहां 3 पॉइंट पकड़ते हैं ना अपन, यहां 3 पॉइंट पकड़ो, 1 2 और 3। जैसे ही तुमने यहां पर 1 2 और 3 पॉइंट पकड़े, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए और सामने से यहां गए। बताओ, ये यहां से यहां आए, यहां से यहां आए और सामने से सामने यहां गए, 3 पॉइंट गए। अब बताओ ये प्लेन ट्राइंगल बना क्या? इसको बोलते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल। क्या बोला जाता है? यहां पे बनता है स्फेरिकल ट्राइंगल। तो ये इतने सारे पॉइंट नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव बना देगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, पूछ लेगा। 1 2 3 ऐसे ऐसे करके तुम्हें प्रॉपर्टी पूछ लेगा सारी। तो सारी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए या नहीं? अब एक और चीज समझो, ट्राइंगल में जो ए बी और सी है, ये है अल्फा बीटा और गामा। जो ये अल्फा बीटा और गामा है, इनका समेशन हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। बट ये जो ट्राइंगल है, ये है अल्फा, सॉरी ए बी और सी, ये है सपोज अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1। तो ये ट्राइंगल क्या कहे जाएंगे, ये एंगल क्या कहे जाएंगे, स्फेरिकल एंगल। जैसे तुम्हें एक पॉइंट है तो ये कुछ स्फेरिकल एंगल कुछ इस तरीके से मिलेगा, कौन के शेप में या नहीं मिलेगा। यहां पर ये पॉइंट है 3D में, देखो स्पेस में दिख रहा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो इनका समेशन कितना होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1। इनका समेशन हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होगा। ये प्रॉपर्टी बन गई है क्या नहीं? ज्योमेट्रिक सर्वे में अगर स्फेरिकल ट्राइंगल बन रहा है तो वो बोलेगा प्लेन सर्वे में स्फेरिकल ट्राइंगल बनता है एंड ज्योमेट्रिक सर्वे में प्लेन ट्राइंगल बनता है। क्या ये सही है? प्लेन सर्वे में स्फेरिकल ट्राइंगल बनता है एंड ज्योमेट्रिक सर्वेइंग में प्लेन ट्राइंगल बनता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्फेरिकल ट्राइंगल के सारे एंगल का समेशन 180 डिग्री से कम होता है। सही है? सरासर गलत है, नकार दो इसे। तो ये हो गया। अब तुमसे पता क्या पूछेगा कि भैया ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस बताइए ना कितना होगा, ये डिफरेंस बताइएगा। तो ध्यान रखना, हर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के करस्पॉन्डेंस 1 सेकेंड का डिफरेंस होता है। कितने का? अब ये मत बोलना एक ही एरिया है, मैंने बोला 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट में मैंने प्लेन सर्वे किया पहले, तो उसके एंगल का समेशन निकाला ट्राइंगल के, ठीक है। और फिर क्या किया, इसी पे किया, ज्योमेट्रिक किया। तो मतलब अगर ये एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है, कितना ज्यादा है नहीं पता अभी हमें, ज्यादा है, तो हर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर पे कितने का डिफरेंस होगा इन दोनों का? 1 सेकेंड। अब ये मत बोलना सर स्फेरिकल एंगल का समेशन और प्लेन एंगल का समेशन का डिफरेंस 1 सेकेंड होगा, नहीं। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तो तुमसे बोला गया सर 200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना होगा, तो तुम्हें पता है, फिर से एप्टीट्यूड खेलेंगे। क्या 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के लिए कितने का? 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए कितने का हुआ? तो 200 किलोमीटर स्क्वायर के लिए कितने का? 1 सेकेंड अपॉन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर इंटू 200 किलोमीटर स्क्वायर। 1 से ज्यादा का आ गया या नहीं?
और अगर ये 300 किलोमीटर स्क्वायर कर दूं तो और ज्यादा। तो क्या हमेशा स्फेरिकल ट्राइंगल और प्लेन ट्राइंगल के जो एंगल का समेशन है उनका डिफरेंस हमेशा क्या 1 सेकेंड आएगा? किस पे डिपेंड कर रहा है? समझ में आ रही है? हाँ पूछो। क्लियर है? क्लियर है बात सभी को? तो इतनी प्रॉपर्टी पहले लिख लें, नहीं तो तुम भूल जाओगे। ठीक है, तो लिखते हैं। ये वाला पॉइंट सबसे लास्ट में लिखवा दूंगा नोट बना के, ठीक है? जॉइंट सरफेस है और ये सब है, ये सब लास्ट में लिखवा दूंगा, ठीक है? पहले डालो बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, 2 पार्ट कर लो, एक टाइप प्लेन सर्वेइंग, एक टाइप ज्योमेट्रिक सर्वेइंग। हाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल का स्ट्रेचेस भी अलग अलग है, उसको करना ही नहीं है कंसीडर। दोनों पे बर्फ है जनरली, सैटेलाइट इमेज में भी सेम आता है। मतलब अपन थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। लिखें, हाँ लिखें, प्लेन सर्वे में लिखिएगा। इफ ऐसा मत लिखिएगा, 2 प्लम लाइन do not intersect each other, 2 plumb line at different point, 2 plumb line at different point do not intersect each other but remain parallel, do not intersect each other but remain parallel. इसमें लिखिएगा, नेक्स्ट ज्योमेट्रिक में लिखिएगा, 2 प्लम लाइन, प्लम लाइन का मतलब समझ रहे हो या नहीं पहले बताओ? 2 प्लम लाइन are not parallel to each other, 2 plumb line are not parallel to each other, are not parallel to each other but intersect at a point, but intersect at a point, but intersect at a point. लिखा? लिखा? नेक्स्ट देखिएगा प्लेन सर्वेइंग में, अर्थ कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड, earth's curvature is not considered, earth's curvature is not considered but mean surface is considered to be flat, but mean surface is considered to be flat, to be flat. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जियोडेटिक में, अर्थ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस curvature is considered between 2 points, between 2 points, hence provide higher accuracy, hence provide higher accuracy, hence provide higher accuracy. अंडरलाइन कर लेना हायर एक्यूरेसी को, हायर एक्यूरेसी को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा प्लेन में, एंगल मेजर्ड आर प्लेन एंगल, एंगल measured are plane angle, angle measured are plane angle, and line is straight line, line is straight line. ज्योमेट्रिक में लिखिएगा, एंगल मेजर्ड आर स्फेरिकल एंगल, angle measured are spherical angle and lines are curved line,
एंगल मेजर्ड आर स्फेरिकल एंगल। स्फेरिकल लिखा था, कहां गया? साफ कर दिएगा तुम लोगों ने। स्फेरिकल एंगल, एंगल मेजर्ड आर स्फेरिकल एंगल एंड लाइंस आर कर्व्ड लाइन। एक काम करो, ये दोनों डायग्राम बना लो, जिससे तुम्हें और भी ज्यादा इमेज क्लियर रह जाएगी। ये दोनों डायग्राम बना लो। तुम तो सिंपली समझ लो, एक बॉल है, बॉल का एक ऊपर के पॉइंट, दो नीचे के पॉइंट, इन तीनों को जब मिलाने की कोशिश करोगे तो हमेशा ट्रायंगल आएगी या नहीं? एक नीचे से रिंग पास होगी, एक इन दोनों रिंग से रिंग पास होगी, और एक इन दोनों से रिंग पास होगी। ऐसे ही होगा कुछ। ये बॉल है, यहाँ का एक पॉइंट पकड़ो, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, तो एक इन दोनों से रिंग पास हुई, यहाँ पे धागा ऐसा बांधोगे, एक धागा यहां बांधोगे और एक धागा एक साइड से देखोगे सामने से, ऐसा ही स्फेरिकल दिखेगा या नहीं? और एंगल क्या बनेगा? पूरे धागे और रिंग्स के बीच में, ये रिंग्स और ये रिंग्स, उनके बीच में बनेगा एंगल। इमेजिन हो पा रहा है? मतलब अभी किसी को भी ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें टेस्ट की टेंशन है आज, है क्या? कि बैठना पड़ेगा थोड़ी देर और? थोड़ा चेयरफुल माहौल से बैठो। ऐसा क्या बैठे हो बिल्कुल एकदम? मुस्कुराओ, सर्वेइंग की क्लास है अभी। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है, और जब जीना हर हाल में है ही, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है? समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़े। तो ये क्या है? मतलब तुम निकल भी नहीं सकते हो, तुम्हारी हालत ऐसी है अभी यहां से, जब तक मैं ना बोलूं, और तुम्हें बैठना तो है ही, तो मुस्कुरा लो, क्या दिक्कत है? ये क्या है? सम ऑफ प्लेन एंगल, सम ऑफ प्लेन एंगल। और ये क्या है? सम ऑफ स्फेरिकल एंगल, जो कि हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री से ज्यादा ही होगा। ये वाला पॉइंट मेंशन कर लो, ये वाला पॉइंट तो मेंशन कर ही लो इन दोनों को। बाकी मैं नोट करके, इंपॉर्टेंट नोट करके नीचे सारे पॉइंट लिखवाऊंगा अभी धीरे धीरे। लिखिएगा, यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया, यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया, और उसी के नीचे जनरली कंसीडर्ड एरिया शुड बी लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर और लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। 195.5 किलोमीटर स्क्वायर और लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि यहां लिखिएगा एरिया कंसीडर्ड इज लार्ज इनफ, एरिया कंसीडर्ड इज लार्ज इनफ। और क्या लिखेंगे हम? एरिया किससे ज्यादा है? एरिया ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर और 250 किलोमीटर स्क्वायर। दोनों में से कोई एक वैल्यू ही आपको ऑप्शन में पूछेगा, दोनों कभी नहीं पूछेगा एक साथ, दोनों कभी भी नहीं पूछेगा एक साथ। तो एक क्वेश्चन वो भी पूछता है, कौन सा सर्वे ज्यादा एक्यूरेट है, प्लेन सर्वे या जियोडेटिक सर्वे? उठा के फेंक दूंगा खिड़की से बाहर। कौन सा है? जियोडेटिक। क्यों अभी यार लिखवाया, वो अंडरलाइन करने को बोला, किया तुमने? और हाँ, ये कॉपियां बहुत अजीब सी दिख रही हैं मुझे आज, ढंग से एक कॉपी बना लो, 150-200 पेज की करीब, कम से कम 200 पेज की। बाकी तुम जितना जैसे लिखते हो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से 200 पेज विल बी सफिशिएंट। तो एक पूरी कॉपी अलग रखो सर्वे की, तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग बनाओ, ऐसा मत करो एक साथ मिक्सिंग करो, ठीक है? और यही काम करो, यही फेयर करो, यही रफ करो,
बस क्वेश्चंस करने के लिए बगल में एक पेज लेके बैठ जाओ अगर तुम्हें ज्यादा दुख हो रहा है कि ज्यादा काटा पीटी हो रही है, वरना फिर तुम अपना बजट बढ़ा लेना, 250 पेज की ले लेना, ठीक है। बाद में तुम्हें सारी चीजें एक जगह पे ढूंढने में आसानी होती है। फिर एक चैप्टर इस कॉपी में लिखा है, 2 चैप्टर उसमें लिखे हैं, तुम्हें खुद पता नहीं होता कहाँ लिखे हैं, ठीक है। एक कॉपी प्रॉपर बनाओ। लिखा, ये सभी लिखा। अच्छा, ये सर्वे कौन कौन सी एजेंसी करवाती है? हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं बस। रेलवे, हाईवे, पीडब्ल्यूडी, तुम्हारा इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो भी करेंगे वो कौन सा सर्वे परफॉर्म करते हैं? प्लेन सर्वे। अर्थ के कर्वेचर को ज्यादा कंसीडर, लेकिन जो सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे परफॉर्म करती है वो कौन सा करती है? जियोडेटिक सर्वे। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्किंग कर रखी है, उसके बेसिस पे हम बाकी सारे सर्वे कर। तो ये भी पूछ सकता है कि मान लो एक डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया, कौन सा सर्वे परफॉर्म करेगा वो? अब तुम सोचोगे जियोडेटिक करेगा या नहीं करेगा, तो ध्यान रखना सर्वे ऑफ इंडिया जनरली जियोडेटिक करता है, बाकी सभी कौन से करते हैं? प्लेन सर्वे। तो देखिएगा, कंडक्टेड बाय different agencies like railway, highway, irrigation, PWD, etc. Irrigation, PWD, etc. इसमें लिखिएगा, जियोडेटिक में लिखिएगा conducted by Survey of India. Conducted by Survey of India Department. तो अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन किसमें होगी, प्लेन में या जियोडेटिक में? ऑब्वियसली बात है, हाई लेवल ऑफ कैलकुलेशन किसमें होगा, और हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी भी किसमें होगी? जियोडेटिक में होगी। ठीक है, अब जो पॉइंट छूटे हुए हैं उनको लिख लें एक एक करके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिएगा। जियोडेटिक सर्वे का कोई एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, जैसे टोपोग्राफ देखा है आपने, टोपोग्राफिक शीट देखिए, तो टोपोग्राफिक शीट जनरली जियोडेटिक सर्वे करके, तभी तो आप उसको स्केल के बेसिस पे बोलते हो कि इतना किलोमीटर होगा, और गूगल मैप पे भी देखते हो उसको इतना किलोमीटर आता है लगभग, ठीक है। या आपने 3D मैप देखे हैं जो स्केल पे बने होते हैं, कई सारे 3D मैप ऐसे होते हैं जो स्केल पे बने होते हैं, उसमें आप ये मैप की सरफेस दिखाई दे रही होगी, उसके ऊपर आप देखोगे, हाथ फिरोगे तो ऊपर पहाड़ और नीचे साइड पे डिप्रेशन मिलेगी, ठीक है, और उनमें स्केल से मेजर करोगे तो बिल्कुल वैसे ही का वैसे मिलेगा। तो वो क्यों बना पाए हम? जब जियोडेटिक सर्वे किए। वो है तो जियोडेटिक सर्वे रेफरेंस लिया गया है, लेकिन वो जो इमेज निकल के आते हैं वो 2D मैप, ठीक है। तो उसमें हम एलिवेशन नहीं निकाल सकते, एलिवेशन निकालने के लिए हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग करने पड़ते हैं, तब जाकर के हम निकाल पाएंगे, ठीक है। होते हैं जियोडेटिक सर्वे के बेसिस पे बस, ठीक है। और जब हम उनका एनालिसिस करते हैं तो हायर प्रिसीजन के लिए हायर, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए पड़ता है, या इंस्ट्रूमेंट इतना बड़ा चाहिए पड़ता है जो कई लाखों करोड़ों के आते हैं। इवन आपको बता दूं, रोबोटिक टोटल स्टेशन भी है, कई लोगों ने देखा हो शायद, नहीं देखा? डीजीपीएस अलग है, डीजीपीएस रोबोटिक टोटल स्टेशन नहीं है। रोबोटिक टोटल स्टेशन में केवल एक पॉइंट होता है, उसमें एक प्रिज्म होता है, ठीक है, और उसके एक बार सेट कर दो कि प्रिज्म को खोजना है बेटा तुमको, अब प्रिज्म तुम यहां ले जाओगे या यहां ले जाओगे, वो प्रिज्म के साथ ऐसे घूमते हुए जाएगा, और जिस पॉइंट पर प्रिज्म रख दोगे 2 मिनट रखोगे वो रीडिंग को नोट कर लेगा, फिर दूसरे पॉइंट पे चले जाओ वो रीडिंग नोट कर लेगा, वो रोबोटिक टोटल स्टेशन है। डीजीपीएस अलग है, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक हाथ में रोवर ले लो, एक बेस स्टेशन बना दो। तो अभी तुम जब चैन से सर्वे करते हो, तो चैन से सर्वे करने के बाद फील्ड में तुम मेजरमेंट करोगे, फिर आके तुम कैलकुलेशन करोगे और फिर करेक्शन लगाओगे। डीजीपीएस क्या करता है, एक सिम वहां डली है, एक सिम तुम्हारे हाथ में डली है, मतलब रोवर जो हाथ में रहता है उसमें डली है। रोवर लेके तुम जहां जहां जा रहे हो, ये सारा डाटा कलेक्ट कर रहा है रोवर, भेज रहा है बेस स्टेशन पे, और वहीं के वहीं करेक्शन अप्लाइड। ये है एडवांस सर्वेइंग, वो है डीजीपीएस, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, डीजीपीएस। जो तुम्हारा बल्लभ भवन है पीछे का वो गार्डन वाला पोर्शन देखा,
वो डीजीपीएस सर्वे होकर ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो सर्वेइंग में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम कहाँ थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले लिख लें क्या? हाँ लिखो। सर्कल एंगल्स होगा मैक्सिमम कितना जाएगा, मतलब इसकी एक लिमिट है, बाहर उसके बाद नहीं जाएगा। यहां से वहां तक जाऊंगा मैं, मैक्सिमम कितने कदमों में जाऊंगा? एक सम ऑफ एंगल्स होगा। वही तो मैं बता रहा हूँ, अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, यहां से वहां तक जाऊंगा कितने कदमों में जाऊंगा? वहां से वहां तक जाऊंगा कितने में जाऊंगा? 10। ठीक है, तो अब ये डिपेंड कर रहा है कितना मैक्सिमम कर रहे हो। अब मैक्सिमम जो है, अगर बिल्कुल लास्ट सरफेस को पकड़ के कर लोगे, बिल्कुल लास्ट पॉइंट को, तो अलग होगा। जनरली एक फॉर्मूला होता है 2n+4 इंटू 90 डिग्री। वो किसमें होता है, लेकिन सुन लो अभी, वो इसका नहीं है। वो किसका होता है? कितने नंबर ऑफ लेग्स बन रहे हैं। तो अगर हम बात करें ट्राइंगल है तो 3 लेग्स बनेंगे, लेकिन 3 लेग्स का ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता कितना होता है। ये 540 से लेकर के 180 के बीच में हो सकता है। ठीक है, 540 से लेकर के 180 के बीच में हो सकता है, लेकिन तुम बोलो कि मैक्सिमम डिफाइन करो, वो नहीं डिफाइन करूंगा मैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा इसके कर्व लाइन कितनी है, कितने किलोमीटर की कर्व लाइन है, उसमें कितने का करेक्शन है, उस पर डिपेंड करेगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? सभी को आ रही है? ठीक है, तो इसलिए नहीं करूंगा, बस हाँ वेरिएशन बता दूंगा कि वेरिएशन 180 से लेकर 540 तक होता है। वेरिएशन 180 से लेकर के 540 डिग्री तक हो सकता है, तो वो मैं बात कर सकता हूं। चलिए लिखें, लिखिएगा। अर्थ सरफेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा था ना। हाँ लिखिएगा, अर्थ इज कंसीडर्ड, अर्थ सरफेस काट देना, अर्थ इज कंसीडर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, अर्थ इज कंसीडर्ड geoid, geoid, but in fact it is bulged, bulzed लिखा हुआ है। इट इज bulged यानी चपटी हुई, इट इज bulged at equators, it is bulged at equator, bulged at equator. Next point, the difference between the distance, next point, the difference between the distance of pole, between the distance, the difference between the distance of pole and dia at equator, and dia at equator, and dia at equator is approximate 43 kilometer, is approximate 43 kilometer, is approximate 43 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये समझ में आया डाया एट इक्वेटर क्यों बोला है? क्योंकि इक्वेटर के सेंटर से पास होता हुआ एक सर्कल होगा, ऐसा है नहीं, और उस सर्कल का डाया मतलब दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यही होगा। ये जो सर्कल बन रहा है इसके एक्सट्रीम पॉइंट की डिस्टेंस यही होगा या नहीं? यस और नो? अरे इमेजिन हो पा रहा है? ये काट दो तुम, स्लाइस एक काटी और उस पर ऐसे घूम जाओ, क्या डायामीटर ही होगा? और पोल्स के बीच का डिस्टेंस बोला है हमने, पोल्स में डाया नहीं बोला, पोल्स में क्या नहीं बोला? डाया। लेकिन ऐसा भी बोल सकते, द डायामीटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पोल्स, डायामीटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पोल्स, ऐसा भी बोला जा सकता है या नहीं? तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे समझना, हमें समझना है, ये नहीं करना है कि हमें रटना है, समझना है कि लैंग्वेज क्या पूछा जा रहा है, उसके बेसिस पे आप आंसर देंगे। क्लियर है? उसके बेसिस पे ही आप क्या करेंगे? आंसर देंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। क्या हुआ? हाँ तीसरा लिख लो, लिखिएगा द डिफरेंस बिटवीन
geodetic and plane survey, geodetic and plane survey is of 1 centimeter length. The difference between geodetic and plane survey is of 1 centimeter for length of 12 kilometer, for length of 12 kilometer extent of plane surveying, for length of 12 kilometer extent of plane surveying, extent of plane surveying. तो ये डायग्राम बना लेना। बता रहा हूं, पहले डायग्राम बना लो, मैं बता दे रहा हूं। अटेंडेंस बोलना है क्या? बताओ, कहीं गड़बड़ लग रही है क्या? कोई मुझे बता दो, एक कॉपी दे दो। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन जियोडेटिक एंड प्लेन सर्वेइंग इज ऑफ 1 सेंटीमीटर फॉर लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर एक्सटेंट ऑफ प्लेन सर्वेइंग। अब सुनो पहले कई बात, ये देखो ए और बी पॉइंट है, क्या इससे पास होता हुआ एक सर्कल बनाया जा सकता है या नहीं? और इस सर्कल को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूं तो ये सर्कल बन गया ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में जो सर्कल बना है ये उसका क्या कॉर्ड ही होगा या नहीं? जीवा कॉर्ड होगा या नहीं? ये कॉर्ड होगा, इसलिए इसको क्या बोल रहा है? सबटेंडेड कॉर्ड। मतलब किसका सबटेंडेड कॉर्ड? इस जियोडेटिक पोर्शन का। और ये जो लेंथ है इसको क्या कर्व और आर्क लेंथ भी बोला जा सकता है या नहीं? अगर ये हटा दिया तो एक आर्क ही तो हो गया, चाप ही तो हो गया, एक हो गया या नहीं आर्क? तो उस आर्क लेंथ, उसको आर्क लेंथ भी बोल सकता है और कर्व लेंथ भी बोल सकता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या होता है पता क्या होता है? कई बार बोल देता है कि आर्क लेंथ दी गई है तो प्लेन में कितना होगी ये निकालो। अब तुम 1/12 रट लोगे, तुम्हारा आंसर गलत, खल्लास, खत्म, कहानी, टाटा बाय बाय। आ रही है बात समझ में? अगर तुम्हें आर्क लेंथ दे दिया और प्लेन लेंथ निकालना है, अब प्रोसीजर तो मान लो ये कितना है, मान लो तुमने अगर ये दिया है तो तुम इसको क्या मान लोगे? x मान लेना। 12 किलोमीटर पे साहब कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर पे तो होता है 1/12, तो x किलोमीटर पे कितना साहब? 1 सेंटीमीटर अपॉन 12 किलोमीटर इंटू x किलोमीटर। और ये किसके बराबर? अगर उसने वैल्यू दे दी ये दे दी 20 किलोमीटर, तो ये किसके बराबर है? 20 किलोमीटर के बराबर। तो ये तो सेंटीमीटर में निकल के आया, तो मतलब 12 किलोमीटर, या कुछ भी बोल दो, तुमने x किलोमीटर बोल दिया मान लो, तो x किलोमीटर, क्या इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या x की वैल्यू निकल आएगी या नहीं? तो अगर हम लिखें तो ये तो पूरी हमारी x किलोमीटर में डिफरेंस आया है, x किलोमीटर में डिफरेंस आया है, तो x किलोमीटर में ये डिफरेंस जोड़ दो, तो x किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर अपॉन 12 किलोमीटर इंटू x किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। अब जाकर के इक्वेशन बनी या नहीं? इसको 20 के बराबर मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या आया? केवल डिफरेंस। ये क्या आया? तो पहले तो क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछते था कि केवल सबटेंडेड कॉर्ड की लेंथ देता था और तुमसे क्या पूछ देता था? आर्क में, जियोडेटिक में कितना होगा इसका लेंथ, ये पूछता था पहले।
अब उसको तुम्हारे साथ खेलना है, तुम्हारे इमोशन के साथ। एलिमिनेशन भी तो होता है एक राउंड, ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे, हटाओ तुम। तो उसने क्या किया, ये खेल दिया। उसने क्या किया, बोला कर्व लेंथ बता दो तुम, कर्व लेंथ हमने दे दी है, तुम्हें प्लेन लेंथ बता दो। और तुम लगा गया, अरे सर वही 1/12 वाला आ गया था। अब बाद में आंसर शीट देखी, सर थोड़ी सी गलती हो गई पढ़ने में, 1 नंबर से रह गया बस। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कौन सी लेंथ दी गई है और कौन सी लेंथ। और यहां पर ये इसके बराबर मत कर देना 20, ये तो क्या है, केवल डिफरेंस है। आ रही है बात समझ में? अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ में आ रही है पक्का? तो ऐसा भी मत करना कि तुम इसको कुछ भी मान के सॉल्व कर लो, नहीं एक्स मान लेना, उससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर एक्स नहीं मानोगे उतना ही ज्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि यहां पर ये दो डाटा अननोन है, दो जगह पे एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो अननोन रहेंगी। और आ रही है बात समझ में? आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट वाला, वो वाला, द डिफरेंस इन सम ऑफ प्लेन एंगल, बैकग्राउंड लिखना, ऑफ अ ट्राइंगल, एंड सम ऑफ स्पेरिकल एंगल, सम ऑफ स्पेरिकल एंगल, ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर स्पेरिकल ट्राइंगल, फॉर स्पेरिकल ट्राइंगल is considered as, is considered as 1 second for every 195.5 kilometer square. 1 second for every 195.5 kilometer square. 195.5 kilometer square area. समझ गए? चलो, हो गया क्लियर? कर लोगे अब ये क्वेश्चंस? लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिखो एक। द डिफरेंस इन लेंथ of an arc and its subtended chord, the difference in length of an arc and its subtended chord on earth surface, for a distance of 18.5 kilometer, for a distance of 18.5 kilometer, is 18.5 kilometer is, खत्म। मैंने यहाँ ऑप्शंस मेंशन कर दिए हैं। डी,
हाँ जल्दी बताइएगा बाकी लोग क्या कर रहे हो भैया। कैलकुलेटर कहाँ रखा है अपना? डी डी डी, क्या बात है, इतनी कॉन्फिडेंस है। डी सी है, क्यों पलट गए भाई? इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर। हाँ, तुम भी पलट गए? अच्छा, तुम इंतजार कर रहे थे। कहाँ बोला था मैंने ऐसा? मैंने बोला है क्या? बोला था क्या? टेस्ट में बोला था, अभी तो मैंने नहीं बोला क्लास में। देखो क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्ड, सबटेंडेड कॉर्ड एंड इट्स आर्क, इनके बीच का क्या निकालना है? डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले चीज, ये तो डायग्राम दिमाग में रख लो कि 12 किलोमीटर पे कितने का डिफरेंस आना है? 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर आना है या नहीं? तो अगर हमें पता है 12 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर का, तो हम सीधे लिख सकते हैं क्या कि 1 किलोमीटर पे कितने का डिफरेंस आएगा? 1 सेंटीमीटर अपॉन, और इसका सबटेंडेड कॉर्ड कितने का है? 18.5। तो अगर हम बात करें तो 18.5 किलोमीटर के लिए तो कितने का आएगा? इंटू 18.5 किलोमीटर। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है 1.54 सेंटीमीटर निकल कर आ रही है। आपके ऑप्शन यही दिए थे क्वेश्चन में एग्जैक्टली, लेकिन मैंने क्या किया? दशमलव खेल दिए थे उधर। अगर दशमलव खेल दिया तो अगर मैं यहां पर लिख देता तुम्हारा 0.154 mm, अब तुम्हें लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है। बहुत सारे ऑप्शन mm के खेल गए, है ना? और अगर मैं यहां पे ऐसा भी लिख देता 1.54 mm, तब तुम्हें लगता और भी सही है। सर 1.54 तो आ चुका है, 1.54 आ चुका है। लेकिन ये सरल चीजें ही क्या कर जाती है? हमारा कल्याण। आ रही है बात समझ में? लेकिन खेला किसके साथ? इमोशन के साथ। तो कितना? ये सेंटीमीटर, यहां पर ये mm, तो ये तो काट दो भैया। अब इस साइड आना या उस साइड आना, तो mm छोटा यूनिट है तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 115.4। ऑप्शंस एग्जाम में तुम क्वेश्चन देखोगे यही था, ऑप्शन भी यही था 1.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने तो तुम्हें जगाने के लिए बस थोड़ा सा खेल खेला है यहाँ पे। क्लियर है? हाँ 10 मिनट है, अभी बहुत है, बहुत टाइम है यार। 10 मिनट में क्या दुनिया पलट जाती है। चलो हाँ आगे बढ़े, निकालो फिर से क्वेश्चन। उल्टा वाला क्वेश्चन एग्जाम में दे देंगे। अरे इसी क्वेश्चन को उल्टा करके कर लो, अपने हिसाब से कर लो। अरे क्वेश्चन तुम अब बनाने लगे हो यार। अगर मैंने बोला कि ये कितना है 1.54, 1.54 का मतलब क्या है? कितना? 18.5 प्लस 0.0154, यही हो जाएगा। जोड़ दो 451,581। अब बता दो, अगर कॉर्ड की लेंथ, आर्क लेंथ 18.5154 हो तो बताओ कॉर्ड लेंथ कितनी होगी? उल्टा हो गया, या अलग से लिख लो, तुम अपने हिसाब से समझ लो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसा आ सकता है। बाकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो मैं बता दूंगा, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ना मेन। हाँ तो क्लियर है अभी? अरे सभी को क्लियर है? लिखो, कैलकुलेट द डिफरेंस इन स्फेरिकल एंड प्लेन एंगल। Calculate the difference in spherical and plane angle for an area A 300 किलोमीटर स्क्वायर and B 450 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो एक बार और ध्यान रखना, केवल डिफरेंस पूछ रहा है कि फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, यहां नहीं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, केवल डिफरेंस पूछ रहा है या फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, वो भी आप ध्यान रखिएगा।
मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है कुछ। मैंने तुम्हें क्वेश्चन बता दिया है, आप बताओ आंसर। जो लोग आज कैलकुलेटर नहीं लाए हैं, मोबाइल निकाल लें अपने, उस यंत्र का कभी यूज करें जिसमें उसमें भी एक, हाँ, संकलन यंत्र रहता है, संगणक। तो देखो यहाँ गलतियां बहुत होंगी, सर्वे लगता है इजी है लेकिन गलतियां होती हैं, तो मैं तुमसे गलतियां करवा के मानूंगा और जिससे तुम एग्जाम में सही करके आ सको। पहले का, दूसरे का, हाँ बाकी लोग पीछे, मुझे पता है ये छोटी छोटी चीजें परेशान करती हैं, इसलिए क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ मैं। और यहाँ से, हाँ जी, 1.88 सेकंड मतलब सेकंड का जो पार्ट होगा उसको भी 60 से डिवाइड करेंगे। नहीं जरूरत नहीं है, 1.53 अगर आया है तो 1.53 सेकंड रहेगा वो डायरेक्टली, क्योंकि हमारी वैल्यू किसमें है, सेकंड में। जैसे हमने निकाला, कैलकुलेशन किया, सुन लो, जो डाउट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, ये हमने सेकंड में कैलकुलेशन किया था, नीचे क्या था, एरिया, और यहाँ पे क्या था, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, तो जो आंसर फाइनली निकल के आएगा वो किसमें निकल के आएगा। और अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, समझना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। तो आप सेकंड से मिनट कन्वर्ट करोगे तो क्या 1/60 से डिवाइड कर दोगे या नहीं। तो दो ऑप्शंस जो होंगे जनरली सेकंड में होंगे, लेकिन अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता उसने पूछ लिया डिग्री या मिनट में, डिग्री में तो पूछेगा ही नहीं क्योंकि वो 00 पॉइंट समथिंग जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी वैल्यू दे दी और उसने पूछ लिया कि भैया मिनट में बताओ, तो वो मिनट में कन्वर्जन करना होगा। लेकिन यहां पर हमारी छोटी वैल्यू आएंगी क्योंकि हमें पता है 195 के जस्ट डबल होगा लगभग, और ये होगा लगभग ट्रिपल के आसपास। ठीक है, तो वो वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है बात? अरे आपका डाउट क्लियर हुआ पीछे? हाँ चलो, अब देखो यहां पर पहला ए पॉइंट के लिए हमें पता है कितना, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के लिए कितना होता है भैया, होता है। तो अगर हम बात करें 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए कितना होता है भैया, 1 सेकेंड अपॉन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। और मैं पता है तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख लेना, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा डायरेक्ट लिखना अभी, क्योंकि तुम्हें ये चीजें याद करनी है। तुम 1/195.5 लिख दोगे और फिर कंफ्यूज होते हो सेकंड और मिनट में है, इसलिए मैं भी पूरा लिख रहा हूं जिससे तुम भी पूरा लिख सको। वरना तुम तो सीधे एक लाइन में आंसर करने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन ये चीज दिमाग में सेटल करना है। सबसे पहले गलती यही करते हो, और पिछले क्वेश्चन में तुमने गलती यहां की भी, सबसे पहले नन ऑफ द अबव पे गए। यहां तो चांस मिल गया करेक्शन का, लेकिन एग्जाम में मिलेगा क्या? तुम तो बोलेगा हाँ यार यही आंसर था, आगे बढ़ो, एक मिल गया ऑप्शन, हाँ खत्म खेल ही। होता है ऐसा या नहीं? तो इसलिए मैं तुमसे गलती करवा रहा हूं, और मैं इसलिए बोलता हूं कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि एक बार गलती होगी, अब अगली बार ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा ना, तुम पहले सबसे पहले ऑप्शन देखोगे किस यूनिट में है, सबसे पहले तुम यही काम करोगे। तो सॉल्यूशन जरूर करो, भली गलत करो। चलो आगे बढ़े। तो अब हम ए पॉइंट पे चलते हैं, कितना, 300 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, तो 1 सेकेंड अपॉन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर इंटू 300 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है, 1.53 सेकेंड। और बी पॉइंट में अगर हम लिखें किसके लिए, 450 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड अपॉन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर इंटू
450 किलोमीटर स्क्वायर। कितना आया? 2.30 सेकेंड। सी पॉइंट लिखो। हाँ, सी पॉइंट लिखो। फॉर 40 हेक्टेयर, फॉर 40 हेक्टेयर। ये क्या भला है? डिफरेंस निकालो। सी पॉइंट है, उसी का आगे का क्वेश्चन है भैया। अब आधे लोग देख रहे हैं सर हो क्या गया। एक हेक्टेयर बराबर सबसे पहले पता होना चाहिए कितना होता है, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है या नहीं। और अब इसको भी क्या करना है, किलोमीटर स्क्वायर में। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे या नहीं। अरे मीटर को किलोमीटर 10 की पावर -3 से इंटू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 होगा या नहीं। अरे यस और नो। तो गजब की तुमने राइमिंग की है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 किलोमीटर स्क्वायर होगा या नहीं। अरे होगा। तो एक और वेरिएशन मिल गया क्वेश्चन का या नहीं। अरे तो छोटा तो होगा ही यार। अब देखो कितना बोला था, 1 हेक्टेयर बोला, कितना बोला था हमने, 40 हेक्टेयर बोला है। तो हमने तो यहां पर किसको कन्वर्ट किया, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा वो कन्वर्ट किया है। अब 40 हेक्टेयर का निकाल लो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ, कितना भी बहुत कम वैल्यू आएगी मुझे पता है। अगर मैं 4000 हेक्टेयर बोलता तो बहुत अलग वैल्यू आती। मैंने तुम्हें वेरिएशन बताने की कोशिश की है बस बच्चों, कि ये भी वेरिएशन पॉसिबल है। ऐसा असमंजस में मत होना कि तुमने क्या पढ़ लिया, ये हेक्टेयर बोले ये तो इरिगेशन में पढ़े थे। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है समझना। और अगर एकड़ दे दिया उसने तो कैसे कन्वर्ट करोगे, एकड़, 1 एकड़। अब बताओ। हो गए। तो सर्वे में इसलिए नहीं बनता है लोगों से क्योंकि ये सारी चीजें नहीं पता होती। उसने बोला 1000 एकड़ एरिया के लिए निकालो कितना डिफरेंस होगा। अब उस एकड़ को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। फिर मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करोगे। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन का वेरिएशन समझ में आया या नहीं, क्वेश्चन का लेवल समझ में आया या नहीं, सर्वे समझ में आया या नहीं, पक्का मान लूं क्या आया। चलो तो आज बाहर से बार बार तुम लोगों ने क्या बोल के आए थे कि सर की क्लास ज्यादा नहीं चल पाते, बाहर से बार बार आवाज आ रही है, तो बंद करो बंद करो। तो आज हम यहीं पे बंद करते हैं, बाकी कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट, अरे कोई डाउट। अच्छा एक काम करना, कल सब लोग देख के आना थोड़ा एकड़ वगैरह के, ये थोड़े सा नहीं होगा फिर मैं लिखवा दूंगा 1 एकड़ में कितने फुट स्क्वायर होता है या कितना क्या होता है, फिर बाद में लिख लेंगे। ये तो तुम सारे गूगल पे देख सकते हो ना, क्यों क्लास का टाइम कंज्यूम करें हम। और ये सारी चीजें लिख जरूर लेना इस नोटबुक में। अरे 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, आपकी बातों के चक्कर में बाहर तक बोलने के लिए तेज बोलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में मेंशन जरूर कर लेना। आ रही है बात समझ में, क्योंकि जब ये वेरिएशन आएगा क्वेश्चन का तो हमें समझ में नहीं आता कहां से क्या पढ़ना है। तो सर्वे इसलिए टफ नहीं लगता है कि सर्वे टफ है, सर्वे इसलिए टफ लगता है क्योंकि हमारा यूनिट कन्वर्जन शुरू से ही वीक है। आ रही है बात समझ में। चलो तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कल की क्लास में। और पता है ना सबको क्या करना है, क्या, रिवीजन करके आना। कोई भी कहीं भी खड़ा हो सकता, क्लियर है।